हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में बच्चों चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। रासायनिक बलगतिकी का एक एक टॉपिक मैंने करा दिया है। आप लोगों से उम्मीद है बच्चों कि आप लोग तैयार कर लिए होंगे। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाएँ, क्रम से देखें। आज जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ ये क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली, बोर्ड एग्जाम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और बच्चों एमपी बोर्ड के लिए तो है ही, साथ में अदर स्टेट के बच्चे भी इन प्रश्नों को पढ़ लें। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपके बताए हुए क्वेश्चन आते हैं कि नहीं। तो भाई साहब, जिनके पास ऐसा सवाल है तो वो इन प्रश्नों को ना पढ़े, है ना, और बुक के प्रश्नों को भी ना पढ़े, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बुक के ही है। तो कुछ बच्चे भी, एक बच्चे ने कमेंट किया था, है ना, एक वीडियो में, सर आपका पढ़ाया हुआ आएगा कि नहीं। तो भाई आपको यदि किताब पढ़ना ही नहीं है तो फिर क्यों वीडियो देख रहे हैं। सीधा सीधा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमको प्रॉपर तैयारी करना है। और एक टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाता हूं, तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि इन प्रश्नों को नहीं पढ़ना है तो वो ना पढ़े, सीधा सीधा है ना। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, जो बच्चे मेरे वीडियो को रेगुलर देखते हैं, जो वास्तव में प्रॉपर रूप से तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम को टारगेट में रख करके चल रहे हैं कि बेहतरीन रूप से हम 95% लाएंगे, तो एक एक क्वेश्चन तैयार करें, है ना। बाकी आप अपने हिसाब से भी तैयारी करते रहें। जितना हमसे हो सकता है बच्चों आपके लिए 100% देने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के दर को समझाइए। देखिए बच्चों, थोड़ा सा डीप में चलेंगे। ये केवल क्वेश्चन लिख देने से कुछ नहीं होता, इसको आप समझिए क्वेश्चन कैसे आ जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दर को समझाइए, ये टिप्पणी लिखने को आ जाता है। हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया के दर की परिभाषा लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया दर से आप क्या समझते हैं समझाइए, या रासायनिक अभिक्रिया दर की इकाई क्या है बच्चों, है ना। तो ये कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर बच्चों रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे मान लीजिए कारक में कैसे आता बच्चों, हो सकता है कि ताप बढ़ाने से रासायनिक अभिक्रिया की दर में क्या परिवर्तन होगा। कारण क्वेश्चन पूछ देता है ना। देखो भाई, आप लोगों को समझना जरूरी कि क्वेश्चन कैसे आता है। अब पता चला ऐसा क्वेश्चन ना दिखा और कारक से ही क्वेश्चन आ जाए कि सर अभिकारक का सांद्रण बढ़ा दें, है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया के दर में क्या परिवर्तन होगा। बोले सर ने तो क्वेश्चन कराया ही नहीं था। ये प्रभावित करने वाले कारक में जितना भी मैंने कराया बच्चों, उसमें बीच से भी क्वेश्चन आ जाता है कि आयनों का सांद्रण बढ़ाने से क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बीच बीच में जो क्वेश्चन मैं देता हूं उनको तरीके से समझो कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। आप लोगों ने बच्चों दर नियम या विशिष्ट अभिक्रिया की दर समीकरण पढ़ा होगा। जब मैं बच्चों दर स्थिरांक के बारे में कराया था तो विशिष्ट अभिक्रिया की दर और उसी से दर स्थिरांक का मान निकल कर आता है। तो यह क्वेश्चन आ जाए विशिष्ट अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हैं, दर स्थिरांक ले इकाई निकालो। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, क्योंकि जो दर स्थिरांक की इकाई है ना, तो अभिक्रिया की कोटि के आधार पर इकाई निकाला जाता है बच्चों। ये अभिक्रिया की कोटि, जैसे आप शून्य कोटि के आधार पर, प्रथम कोटि के आधार पर, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये अभिक्रिया की कोटि के आधार पर दर स्थिरांक की इकाइयां निकालना बच्चों। अभिक्रिया की कोटि और अनुसंगतता में आप लोगों को बच्चों टिप्पणी देना है, समझाना है, या अंतर, ये काफी महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का सूत्र निकालना बच्चों, और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक के लिए सूत्र। ध्यान रखना, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन और बनता है बच्चों। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का व्यंजक। अब देखो भाई साहब, क्वेश्चन कैसे घुमाता है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे आता है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का व्यंजक, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। ऐसा क्वेश्चन आता है। या क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। तो अर्धायुकाल जो बच्चों वो प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, लेकिन शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अर्धायुकाल किसे कहते हैं, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, दोनों के लिए बच्चों। जैसे मैंने जब थ्योरम कराया इस साल, न्यू प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा कि शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका अर्धायुकाल बढ़िया एक ही लेक्चर में करा दिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका अर्धायुकाल एक ही लेक्चर में करा दिया। तो उम्मीद करता हूं आप लोग देख लिए होंगे बच्चों। इसके बाद सक्रिय ऊर्जा, देहली ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा है बच्चों। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा क्या है बच्चों, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा। और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया ना, यदि चाहता है भैया नोट्स, तो 96 85 29 91 49, क्योंकि प्रॉपर तैयारी के लिए प्रॉपर नोट्स होना जरूरी है। मात्र 100 रुपए लगता है बच्चों।
ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा पर्सनल नंबर है, आप कॉल मुझसे कर लेना, मुझसे बात कर लेना। ओके चलो, अब देखो बच्चों यहाँ पर ताप गुणांक किसे कहते हैं, संघट्ट आवृत्ति क्या है बच्चों, संघट्ट का सिद्धांत क्या है, ये मैंने कराया। आर्हीनियस समीकरण काफी महत्वपूर्ण है। तो इतने क्वेश्चन आपको बच्चों तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक है। चीजें क्लियर बच्चों, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। क्वेश्चन घुमा देता है एग्जाम में, तो परेशान जरूर मत होना बच्चों, जैसा मैं बताता हूं उसके हिसाब से तैयारी करो। चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, और न्यू लेक्चर चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 आएगा, और केमिस्ट्री का भी चैप्टर नंबर 4 आएगा बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।